सोचिए कि एक सुबह कोई सोकर उठे और पता चले कि जिस बैंक में उसकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई रखी है, वहां से वो एक भी पैसा नहीं निकाल सकता। ओह, ये तो वाकई किसी बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। और 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। आज की इस गहन चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक के पास किसी भी बैंक का शटर अचानक गिरा देने की ये पावर आखिर आती कहां से है। और इसका जवाब हमें उस दस्तावेज में मिलता है जो 77 साल पुराना है। मतलब हमारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। 1949 मतलब आजादी के ठीक बाद का समय। उस समय तो बैंकिंग का ढांचा बहुत अलग रहा होगा, है ना? बहुत ही ज्यादा अस्थिर था। कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी पूंजी लगाकर बैंक खोल लेता था और फिर जब मन किया लोगों का पैसा हाई रिस्क वाली जगहों पे लगा दिया। और फिर बैंक डूब जाते होंगे। एकदम सही। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान उस आम इंसान का होता था जो अपनी बचत बैंक में रखता था। तो ये तो ऐसा हुआ ना कि जैसे कोई बिना रेफरी का फुटबॉल मैच चल रहा हो, कोई फाउल नहीं दे रहा, बस खिलाड़ी अपनी मर्जी चला रहे हैं और चोट दर्शकों को लग रही है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये 1949 का जो कानून है ना, वो उसी मैदान पर एक सख्त रेफरी बनकर उतरा। अच्छा, तो इसने नियम कैसे तय किए? इसने पहली बार आकर तय किया कि बैंकिंग असल में है क्या। धारा 5B के तहत ये साफ कर दिया गया कि बैंकिंग का मतलब सिर्फ जनता से पैसा जमा करना और उसे लोन के रूप में देना है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। मैंने पढ़ा है कि धारा 8 बैंकों को कोई भी सामान खरीदने बेचने से रोकती है। हाँ, बिल्कुल रोकती है। कोई भी बैंक ट्रेडिंग नहीं कर सकता। पर क्यों? मेरा मतलब है, अगर कोई आम बिजनेस अपनी एक्स्ट्रा नकदी को रियल एस्टेट में या कमोडिटी में लगाकर मुनाफा कमाता है, तो बैंक ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मुनाफे का ये तर्क कागज पे बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें जो रिस्क है वो बहुत खतरनाक है। मान लीजिए बैंक ने सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया और मार्केट क्रैश हो गया। हाँ, तब तो ग्राहकों का पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल। एक सामान्य बिजनेस डूबता है तो सिर्फ मालिक का नुकसान होता है, लेकिन जब बैंक डूबता है तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। बैंक का काम मुनाफा कमाना नहीं, धन की सुरक्षा करना है। ये बात समझ में आती है। मतलब बैंक का काम रिस्क लेना नहीं, रिस्क मैनेज करना है। तो जब कोई बैंक इस सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो क्या आरबीआई सीधे लाइसेंस रद्द कर देता है, जैसे पेटीएम के साथ हुआ? अरे नहीं, सीधा ताला लगाना तो सबसे आखिरी विकल्प होता है। ये कदम धारा 22 के तहत उठाया जाता है, पर उससे पहले आरबीआई के पास एक पूरी सीढ़ी होती है। अच्छा, तो शुरुआती कदम क्या होते हैं? अगर किसी बैंक का मैनेजमेंट ग्राहकों के हित में काम नहीं कर रहा, तो धारा 10 का इस्तेमाल करके आरबीआई उस मैनेजमेंट को हटा सकता है। मतलब कंट्रोल सीधा अपने हाथ में ले सकता है। हाँ जी। और इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी तंत्र है धारा 24, जिसे हम SLR कहते हैं। SLR। हाँ, इसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक तय हिस्सा हमेशा नकद, सोने या सरकारी बॉन्ड्स के रूप में सुरक्षित रखना पड़ता है। ताकि अगर अचानक बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने आ जाएं, जिसे बैंक रन कहते हैं, तो बैंक के पास उन्हें देने के लिए तुरंत कैश मौजूद हो। बिल्कुल, ताकि बैंक रातों रात दिवालिया ना हो जाए। ये पूरा ढांचा संकट को पहले ही रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी खटकती है। क्या बात? यही कि ये 1949 का कानून है, जब हिसाब किताब मोटे रजिस्टरों और टाइपराइटर पे होता था। आज 2026 के इस डिजिटल दौर में ये कैसे काम कर रहा है? क्योंकि ये एक स्थिर दस्तावेज नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लगातार विकसित हुआ है। आप 2020 और 25 के हालिया संशोधन ही देख लीजिए। अच्छा, उनमें क्या नया जोड़ा गया? सहकारी बैंकों की अस्थिरता दूर करने के लिए डायरेक्टर्स का कार्यकाल 8 से 10 साल किया गया। साथ ही एक DEA फंड बनाया गया। ये DEA फंड क्या है? जो बैंक खाते सालों से निष्क्रिय पड़े हैं, उनका पैसा बैंक अपने मुनाफे में न मिला ले, इसलिए उसे इस फंड में डाल दिया जाता है। तो ये जो पैसा DEA फंड में जाता है, क्या वो हमेशा के लिए जब्त हो जाता है? नहीं नहीं, वो पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आरबीआई उसे केंद्रीय पूल में रखता है। और अगर कोई असली दावेदार आ जाए तो उसे उसका पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाता है। और अगर कोई नहीं आता, तो उस पैसे का इस्तेमाल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने में होता है। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। और जो आजकल की डिजिटल पेमेंट वाली तकनीक है, उसका क्या? वो नियम भी इसी कानून के दायरे से निकलते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2026 से जो डिजिटल भुगतान नियम लागू हुए हैं, अब केवल OTP से काम नहीं चलता। हाँ, मैंने भी देखा है। अब तो फिंगरप्रिंट या फेस आईडी जैसे बायोमेट्रिक्स अनिवार्य हो गए हैं। बिल्कुल, इसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं।
ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जो कानून कभी चेकबुक और पासबुक की सुरक्षा के लिए लिखा गया था, वही आज हमारी बायोमेट्रिक पहचान को हैकर से बचा रहा है। क्योंकि बैंकिंग का स्वरूप चाहे जितना भी बदल जाए, उसका मूल आधार हमेशा भरोसा ही रहता है। ये कानून उसी भरोसे को टूटने से बचाता है। और इसी भरोसे के दम पर वो बिना रेफरी वाला फुटबॉल मैच आज एक व्यवस्थित खेल बन पाया है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए, कैसा सवाल? अगर 1949 का ये कानून खुद को बदलकर 2026 के बायोमेट्रिक्स तक ले आया है, तो कल को जब पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित बैंक आएंगे, जहां कोई इंसान फैसला ही नहीं ले रहा होगा। बिल्कुल, तो क्या ये ऐतिहासिक कानून उस मशीनी दुनिया में भी इंसानी भरोसे की रक्षा कर पाएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।